नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और हेडलाइंस के बाद इस वक्त की 6 बड़ी खबरों की बात जिन पर हमारी खास नजर रहेगी। बताएंगे झीरम कांड के 7 साल बाद अब कौन सी नई जांच होगी, नक्सलियों पर कहां लगा बड़ा झटका, बताएंगे क्यों कोरोना को हराने के लिए इम्यूनिटी के साथ विल पावर का होना जरूरी, तो कीटनाशक में कैसे लगा करोड़ों के गबन का दीमक, दिखाएंगे बारिश के साइड इफेक्ट, तो कोरोना काल में जन्माष्टमी मनाने की क्या है खास तैयारी, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले खबर सुकमा से है, जहां नक्सली और सुरक्षा बलों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। मौके से राइफल और बंदूकें भी बरामद की गई हैं। चिंतलनार के जंगलों में ये मुठभेड़ अंजाम दी गई है। नक्सलियों की मौजूदगी के बाद ऑपरेशन पर पुलिस पार्टी निकली थी और उसके बाद नक्सलियों को घेर कर मुठभेड़ हुई और इस दौरान 4 नक्सली ढेर हो गए। 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया सुरक्षा बलों ने। बड़ी कामयाबी ये सुरक्षा बलों की है और दरअसल चिंतलनार के जंगलों में नक्सलियों की मौजूदगी की खबर मिली थी। इसके बाद तैयारी की गई ऑपरेशन की। आज सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है जिसमें जवानों को सफलता मिली है और 4 माओवादी जो है ढेर हो गए हैं। हमसे बातचीत करने के लिए एसपी सलभ सिन्हा सर हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, आज जो मुठभेड़ हुई उसके बारे में बताइए। ये जगरगुंडा इलाके में काफ़ी दिनों से सूचना मिल रही थी कि कोई बड़ी पार्टी है नक्सलियों की जो लगातार उस एरिया में घूम रही है, राशन वगैरह इकट्ठा कर रही है। कल कुछ पुष्ट सूचनाएं मिली कि उनकी लोकेशन जो पुलमपाड़ गांव है उसके आसपास में है, तो उसी पे बेस्ड पे हम लोगों ने ऑपरेशन प्लान किया था जिसमें डीआरजी, सीआरपीएफ 223 और 201 कोबरा की पार्टियाँ शामिल थी। रात में ये अपने जगरगुंडा नरसापुरम कैंप से पार्टियाँ निकली थी और आज सुबह सुबह मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के पश्चात जब इलाके की सर्चिंग की गई तो 4 मेल नक्सलियों की डेड बॉडी मिली है और एक 303 और साथ में 3 कंट्री मेड राइफल्स मिले हैं। पार्टियां लौट रही हैं, अभी लौटने के बाद और जो विस्तृत सामान वगैरह मिला उसकी जानकारी मिल पाएगी। हाँ सर, कोई बड़े लीडर होने की वहाँ संभावना थी या क्या? वो जो इलाका है जगरगुंडा एरिया कमेटी जो माओवादियों का अपना डिवीज़न किया हुआ है उसके हिसाब से जगरगुंडा एरिया कमेटी के अंदर आता है और उसके जो बड़े लीडर्स हैं उस एरिया में जगदीश वगैरह, तो जिस तरीके की पार्टी थी 40-50 नक्सलियों के होने की संभावना बता रहे हैं लड़के और लगभग 2 घंटे की फायरिंग चली है, काफ़ी हैवी फायरिंग हुई है। तो ये बड़े जो कार्डर्स हैं वो होंगे जगरगुंडा एरिया कमेटी के, साथ में प्लाटून भी जो है वहाँ का 10 नंबर प्लाटून उसकी भी होने की संभावना है। और भी नक्सली घायल हुए हैं? लड़कों ने तो खुद ही देखा है कि काफ़ी नक्सलियों को उनके साथी उठा करके कंधों पे लेकर के गए हैं, तो हमारा अनुमान है कि और भी काफ़ी नक्सली इसमें घायल हुए होंगे और काफ़ी हो सकता है कि कोई ना कोई और कैजुअल्टी भी हुई हो उसमें। ये थे एसपी सलभ सिन्हा सर जो बता रहे थे कि और भी माओवादी इस मुठभेड़ में घायल हुए होंगे। सतीश चांडक, न्यूज़ 18 सुकमा। तो आपको बता दें 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है चिंतलनार के जंगलों में और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर दरअसल काफ़ी लंबे समय से मौजूदगी थी नक्सलियों की। जैसा कि एसपी सलभ सिन्हा बता रहे थे कि राशन पानी ये नक्सली लोगों से इकट्ठा कर रहे थे और इसके बाद प्लान किया गया ये ऑपरेशन और आखिरकार इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया जिसमें 4 नक्सलियों को मार गिराया गया। आगे बढ़ते हैं खबर जगदलपुर से, जहां सुजाता बनेगी अब नक्सलियों की जोनल कमेटी की सचिव। कुछ दिन पहले अबूझमाड़ के जंगलों में नक्सलियों के बड़े लीडर्स की बैठक हुई है। दंडकारण्य जोनल कमेटी का सचिव बनाने पर सहमति बनी है। सूत्रों के जरिए खबर है रमन्ना की मौत के बाद 9 महीने से खाली था ये पद। नक्सली किशन जी की पत्नी है सुजाता, तो ये बड़ी खबर है जगदलपुर से। सुजाता नक्सलियों के जोनल कमेटी की सचिव बनाई जाएगी। कुछ दिन पहले अबूझमाड़ के जंगलों में नक्सलियों के बड़े लीडर्स की यह महत्वपूर्ण बैठक हुई है और दंडकारण्य जोनल कमेटी का सचिव बनाने पर सहमति बनी है सुजाता के लिए। तो सूत्रों के जरिए यह बड़ी खबर है और दरअसल रमन्ना की मौत के बाद 9 महीने से ये पद नक्सलियों के बीच में लंबे समय से खाली था, 9 महीने से खाली था और अब नक्सली किशन जी की पत्नी सुजाता को इस पद पर नियुक्त करने की तैयारी। और हमारे साथ न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के एडिटर प्रकाश चंद होता जी इस वक्त जुड़ गए। प्रकाश जी, 9 महीने से ये बड़ा पद नक्सलियों के बीच अगर हम कहें खाली था और शायद उस गैप को भरने की कोशिश अब सुजाता के जरिए हो रही है, लेकिन ये बात और समझना चाहूंगा कि जो हाल फिलहाल एक्शन हुए हैं उससे किस तरह का असर, मनोबल भी टूटा है क्या नक्सलियों का?
देखिए, दो बातें हैं। पहली बात यह है कि वहां पे सत्ता के लिए संघर्ष था कि कौन दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का अध्यक्ष बनेगा, ये सचिव बनेगा। सचिव, क्योंकि ये कम्युनिस्ट पैटर्न की संगठन है, तो वहां सचिव जो होता है वो सबसे पावरफुल होता है। माओवादी संगठन में उसी की तूती चलती है। सुजाता बस्तर के लिए नई नहीं है, लगातार बस्तर में अलग अलग जगह पे अलग अलग पदों में वो काम कर चुकी है और काफी कठोर, काफी नृशंस मानी जाती है सुजाता। दूसरी तरफ से अगर हम कहें, रमन्ना के डेथ के बाद और रमन्ना की मृत्यु के बाद ये पद खाली था। ऐसे एक व्यक्ति चाहिए थी जो सबको साथ लेके चल पाए। गणेश उइके का नाम आ रहा था और भी बाकी लोगों का नाम आ रहा था, और आप सब जानते हैं कि देवा का नाम है, वहां पे विनोद है, कई कमांडर वहां पे एक साथ काम कर रहे थे, और उन सबको साथ लेके चलना और संगठन को फिर से खड़ा करना, ये माओवादी संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर उनके लिए चुनौती रही है। गणपति था, गणपति के बाद अब जब आया सत्ता परिवर्तन हुआ, बासवराज आया, तो नए सिरे से इसको मिलिट्री हिसाब से फिर से खड़े करने की कोशिश की गई और कोशिश जारी है उनकी। वही सुरक्षा बल लगातार अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, सफलताएं मिल रहे हैं, और इसी बीच में उनको ऐसे व्यक्ति की, ऐसे एक शख्सियत की तलाश थी जो मिलिट्री ऑपरेशन में माहिर हो। उसी लिए सुजाता को उन्होंने लिए। देखना होगा सुरक्षा बल और जिस हिसाब से इंटेलिजेंस इनपुट अब लगातार आ रहे हैं, कहां तक हो पाएगा ये कहना मुश्किल है। एक बात और भी बता दें, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, क्योंकि माओवादी संगठन बहुत सारे बातों को, गणपति के सत्ता परिवर्तन हो गए, बासवराज सत्ता में आने के 1 साल बाद इसका स्वीकार किए कि सत्ता परिवर्तन हो गया है, सीपीआई माओइस्ट के संगठन में बदलाव हुआ है। तो इसका कब तक आएगा ऑफिशियल कंफर्मेशन माओवादियों की तरफ से, देखना बाकी है। लेकिन जो इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहा है उसके जरिए लगातार ये कोशिश की जा रही है, लगातार माओवादियों पर प्रेशर दिया जा रहा है ताकि वो संगठन को विस्तार ना कर पाए। और इसी संघर्ष में केवल बस्तर में नहीं है, अगर बस्तर के साथ उड़ीसा की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, मध्य प्रदेश में भी काफी एक्टिव अचानक दिखने लगे हैं माओवादी नए इलाके के तलाश में। तो इन सारी बातों के बीच ये बड़ी चुनौती है दंडकारण्य के लिए। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि मध्य प्रदेश तक भी दायरा बढ़ा है, एक्टिवनेस नजर आई है, और अब सुजाता को सचिव पद पर तैनात करने की तैयारी है। अब जैसा कि प्रकाश जी बता भी रहे हैं कि बहुत कोशिश है नक्सली संगठन की कि दोबारा से खुद को उसी लेवल पर लाया जाए, दोबारा से फिर से इस संगठन को मजबूती के साथ खड़ा किया जाए। बहुत शुक्रिया प्रकाश जी हमसे बात करने के लिए, रोशनी डालने के लिए विस्तार से। और अब अगली खबर का रुख कर रहे हैं। अगली खबर झीरम घाटी कांड से जुड़ी हुई अहम खबर है। ये बस्तर पुलिस अब राजनीतिक पहलू की जांच करेगी झीरम कांड मामले से जुड़ी हुई। दरअसल स्पेशल कोर्ट ने एनआईए की आपत्ति को खारिज कर दिया है। दरबा थाने में दर्ज केस पर आपत्ति को खारिज किया गया है। शहीद उदय मुदलियार के बेटे ने शिकायत की थी। जितेंद्र मुदलियार ने थाने में इस मामले में शिकायत की थी। 25 मई 2013 को झीरम कांड नक्सलियों ने अंजाम दिया था। तो इस मामले में आपको बता दें, ये बड़ी खबर है, अहम खबर है। बस्तर पुलिस अब इस पूरे मामले की राजनीतिक पहलू की जांच करेगी। 25 मई 2020 को हम लोगों ने एक जगदलपुर एसपी को आवेदन दिया था, जिसमें हम लोगों ने मांग की थी कि इसमें झीरम घाटी की जो घटना हुई है उस पर अपराध दर्ज कर षड्यंत्र का खुलासा हो। हम सब पीड़ित परिवार को के लोग जानना चाहते हैं कि इसके पीछे के षड्यंत्र का खुलासा होना चाहिए। जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई, एनआईए ने उस पर आपत्ति लगाई और एनआईए ने जांच करने के लिए एनआईए कोर्ट जगदलपुर में याचिका दायर की थी, जिसे माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया है। हम लोगों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में एसआईटी के माध्यम। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, झीरम कांड की राज्य और केंद्र की एजेंसियां जांच कर चुकी हैं, या ये कहें कि अभी भी ये जांच के दौर से ही ये कांड गुजर रहा है। सवाल ये कि बस्तर पुलिस इस मामले में अलग से क्या जांच करने वाली, क्योंकि राजनीतिक पहलू की जांच का जिक्र हो रहा है। छत्तीसगढ़ की जो एजेंसियां हैं वो भी इस पहलू पर जांच कर रही थी पहले। और जिस तरह से 25 मई 2013 को ये जब घटना हुई, उसके बाद से ही लगातार जब एनआईए ने अपनी फाइनल रिपोर्ट इसमें पेश की थी,
और इसमें जिस तरह से उसी समय से कांग्रेस ये कह रही थी कि इसमें जो राजनीतिक षड्यंत्र है उसकी जांच एनआईए ने नहीं की है, उसकी जांच की जानी चाहिए। उसके लिए लगातार जिस तरह से जब से इसमें 2019 में जब कांग्रेस सरकार आई छत्तीसगढ़ में, तो लगातार ये मांग उठती रही और एसआईटी की जांच, एसआईटी भी बनाई गई और एसआईटी ने लगातार ये मांग की है एनआईए से कि इसके जो दस्तावेज हैं जो उन्होंने जांच की है और जांच करके जो उन्होंने फाइनल रिपोर्ट सबमिट की है उसके कागजात उनको सौंप दिए जाए। लेकिन केंद्र के जो गृह मंत्रालय है उसने साफ तौर से मना कर दिया कि उसमें एनआईए जांच कर रही है और अभी भी जांच कर रही है, तो वो अपनी कागजात को सौंप नहीं सकते हैं। इसीलिए 25 मई अभी 2020 को जो उदय मुदलियार हैं, जो उनके बेटे जितेंद्र मुदलियार, जो उदय मुदलियार जो नक्सली जो घटना हुई थी झीरम की, उसमें उनकी शहादत हुई थी। उसके बाद इसी 25 मई 2020 को जिस दिन जो है शहादत दिवस था, उसी दिन इसमें एफआईआर की जाती है दरभा थाने में कि इस पूरे मामले की राजनीतिक जांच की जाए। तो अब जिस तरह से इसको देखते हुए, क्योंकि एनआईए और वहां की जो स्थानीय जो छत्तीसगढ़ पुलिस है वो आमने सामने थे और इसीलिए एनआईए कोर्ट गई थी, लेकिन कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है। लेकिन एक बात जरूर है प्रशांत कि एनआईए के पास अभी हाईकोर्ट के पास जाने के रास्ते खुले हैं। तो ये माना जाए कि आने वाले समय में हो सकता है कि एनआईए हाईकोर्ट जाए इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि लगातार एनआईए ये कह रहा है कि हम अपने स्तर पे इस पे जांच कर रहे हैं और अभी तक इसमें 29 से ज्यादा जो नक्सली की इसमें गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तकरीबन 91 से ज्यादा लोगों से इसमें पूछताछ हुई है, कोर्ट ने पूछताछ की है, गवाही भी हो चुकी है। तो ये पूरा जो मामला है, अब ये माना जाए कि एनआईए जब है अब हाई कोर्ट में जा सकता है, क्योंकि निचली अदालत जिला कोर्ट से इस मामले को खारिज कर दिया गया है। तो एनआईए अब हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकता है। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह साल 2019 में कांग्रेस सरकार ने जो एसआईटी बनाई थी झीरम कांड को लेकर, तो अब एसआईटी और साथ ही जिस तरह से बस्तर पुलिस उस राजनीतिक षड्यंत्र की जो बात लगातार कांग्रेस कर रही थी, अब उसमें ये जांच करने के लिए इनको एक आसानी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, हालांकि अभी विकल्प है एनआईए के पास हाईकोर्ट जाने का, जैसा कि सुरेंद्र बता रहे हैं इस मामले में। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते और खबर रायपुर से, जहां मंगल बाजार में लोगों ने जोरदार हंगामा किया है। कंटेनमेंट जोन के खिलाफ लोगों का यह हंगामा देखने को मिला है। 28 दिनों से जारी कंटेनमेंट जोन के खिलाफ हंगामा किया गया। 28 दिन से आपातकाल के अलावा अन्य आवाजाही भी प्रतिबंधित थी और मौके पर अब पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर रायपुर से है। मंगल बाजार में लोगों का हंगामा देखने को मिला है। दरअसल कंटेनमेंट जोन के खिलाफ लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। 28 दिनों से इस क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन बना हुआ है और इसी को लेकर लोग नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। दरअसल 28 दिनों से आपातकाल के अलावा दूसरी तरह की आवाजाही भी यहां पर प्रतिबंधित रखी गई थी और इसके बाद यहां भी लोगों की स्वाभाविक है कि परेशानियां बढ़ी हुई हैं। जरूरतें हैं, कई जरूरतें भी लोगों की पूरी नहीं हो पा रही थी। कंटेनमेंट जोन इस इलाके को, क्षेत्र को घोषित किया गया था संक्रमण के मद्देनजर, लेकिन अब लोगों ने इसका विरोध किया है, विरोध दर्ज कराया है और इसके बाद पुलिस बल, बड़ा पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है ताकि हालात खराब ना हो। तो एक बार फिर आपको बता दें, ये रायपुर का मंगल बाजार इलाका है और इस इलाके को कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया गया था। 28 दिन हो चुके हैं। 28 दिन गुजरने के बावजूद भी जब कंटेनमेंट जोन खत्म नहीं हुआ तो लोगों ने नाराजगी जाहिर की है, हंगामा भी किया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं आप रायपुर के मंगल बाजार की। कंटेनमेंट जोन खत्म करने की इनकी मांग। अवधेश हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अवधेश, कंटेनमेंट जोन है, 28 दिन हो गए, क्या पूरे मामले फिर यहां तक अभी तक ठीक नहीं हो पाए क्या संक्रमण के? दूसरी बात, अगर कंटेनमेंट जोन है तो वहां पर फिर व्यवस्थाएं दुरुस्त करना या फिर जो लोगों की जरूरतें हैं उन्हें पूरी करना प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। क्या वजह रही इस हंगामे के पीछे? बिल्कुल, देखिए मंगल बाजार का जो एरिया है, सबसे पहले वहां पे हॉटस्पॉट बना। तकरीबन 35 से 40 मरीज एक साथ सामने निकल के आए, जिसके बाद पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ा, वैसे वैसे पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती गई और आसपास के क्षेत्रों में भी लगातार मरीज मिलते गए, जिसकी वजह से मंगल बाजार जो मुख्य मार्ग है, उस मुख्य मार्ग का जो बैरिकेड था, जो कंटेनमेंट जोन था, उसे यथावत रखा गया। और तकरीबन 28 दिन बीतने के बाद अब लोगों का जो आक्रोश है वो भड़क पड़ा है कि ऐसी स्थिति में 28 दिन से अधिक का वक्त बीत चुका है। उस मुख्य मार्ग के जो मरीज थे वो स्वस्थ होकर घर आ चुके हैं। अगल बगल के जो क्षेत्र के लोग हैं उनका आना शेष है। ऐसे में मुख्य मार्ग को जो
बाधित किया गया है। अति आवश्यक सेवाओं के अलावा अन्य लोगों की आवाजाही पे जो प्रतिबंधित किया गया है, ये लोकहित में नहीं है और यही वजह है कि आज लोगों का धैर्य जवाब दे दिया और लोग कंटेनमेंट जोन में ही प्रदर्शन करते नजर आए। जैसे ही लोगों का प्रदर्शन शुरू हुआ, हंगामा शुरू हुआ, पुलिस बल वहां पे मौके पे पहुंची और मौके पे लोगों को शांत कराया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि व्यवस्थाओं को लेकर लोगों ने सवाल उठाया कि 28 दिनों से उनके घरों की जो सामान्य आवाजाही है वो बाधित है, लोगों के घर में राशन की कमी है, लोगों के घर में अन्य भी कई चीजों की दिक्कतें हैं। तो ऐसे में प्रशासन जिम्मेदारी लेते हुए तमाम चीजों को वहां पर उपलब्ध कराए, उसके बाद कंटेनमेंट जोन बना के रखा जाए। लेकिन कुल मिलाकर प्रशांत यही कहा जा सकता है कि 28 दिनों से जारी कंटेनमेंट जोन के कारण आज लोगों का आक्रोश भड़का और लोग सड़कों पे उतर आए। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों की नाराजगी 28 दिन से कंटेनमेंट जोन लगातार जारी है। कई परेशानियां लोगों को हो रही हैं। जहां ये मुख्य मार्ग बाधित किया गया है वहां पर लोग स्वस्थ होकर घर भी आ चुके हैं। इसके बावजूद भी इस जगह से कंटेनमेंट या जो बैरिकेडिंग है वो नहीं हटाई गई। शुक्रिया अवधेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं खबर रायपुर से, जहां डीकेएस अस्पताल में सीलिंग फॉल गिर गई। अस्पताल के न्यूरो वार्ड में ये सीलिंग फॉल गिरी है। घटना के वक्त वार्ड में कई मरीज मौजूद थे। फॉल सीलिंग गिरने से 2 नर्सिंग स्टाफ को भी चोटें आई हैं। आनन फानन में मरीजों को वहां से हटाया गया, शिफ्ट किया गया। निर्माण के साथ ही विवादों से घिरा रहा है डीकेएस भवन। ये बड़ी खबर है रायपुर से, जहां डीकेएस अस्पताल में फॉल सीलिंग गिर गई। अस्पताल की न्यूरो वार्ड में ये सीलिंग फॉल गिरी और इसके बाद घटना के वक्त वार्ड में दरअसल कई मरीज भी मौजूद थे। इतना ही नहीं, 2 नर्सिंग स्टाफ भी इस दौरान जख्मी हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, रायपुर में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट ने एम्स अस्पताल से कूदकर आत्महत्या कर ली है। बुजुर्ग 65 साल के थे, जिन्हें 8 अगस्त को एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। देर रात बुजुर्ग ने अस्पताल की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी और इसके बाद उनको तत्काल इलाज मुहैया कराया गया, लेकिन कुछ देर में बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। आमा नाका पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो कोरोना से जंग में जुटे कोरोना कर्मी तेजी से कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। मुंगेली के लोरमी थाना के एसआई और आरक्षक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। थाने को सील कर दिया गया है। बलरामपुर में भी 3 पुलिस कर्मियों को कोरोना होने पर सभी स्टाफ को क्वारंटाइन कर थाने को सील कर दिया गया है। दूसरी जगह से अब थाने का काम किया जा रहा है। ये 2 तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुंगेली और बलरामपुर की लगातार संक्रमण का दायरा बढ़ता हुआ और अब जो पुलिसकर्मी हैं या दूसरे ऐसे लोग जो इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं वो भी संक्रमित हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। वरिष्ठ वकील और छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी ने कोरोना को लेकर पीएम मोदी की सलाह का समर्थन किया है। 10 राज्यों के सीएम से बातचीत में पीएम ने कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दिया था और इसी का समर्थन केटीएस तुलसी ने किया है। It has become more common and suddenly they are testing positive and the figures have gone up, alarmingly gone up. So I think the Prime Minister is right that they are moving in the right direction, but they should be prepared to prevent mortality from rising. I don't think we are in a position at the moment to start celebrating. Even if it has dropped, it might spike any time and you need to be in a state of readiness. और बारिश के साइड इफेक्ट दिखने लगे हैं। अब कवर्धा में भारी बारिश से भूस्खलन से चट्टान सड़क पर आ गिरी, जिससे आवागमन बाधित हो गया। वहीं धमतरी में ब्रिटिश कालीन पुल बारिश में धंस गया है। ये 2 तस्वीरें देखिए आप। पहली जो तस्वीर है वो कवर्धा से है, जहां भारी बारिश के बाद पहाड़ से चट्टान और पत्थर के टुकड़े सड़क पर आ गिरे। काफी देर तक, कई घंटों तक यहां से आवागमन बाधित रहा है। दूसरी तस्वीर धमतरी से देख रहे हैं, जहां पर सड़क ही धंस गई, बर्बाद हो गई। ब्रिटिश कालीन जो पुल था वो धंस गया है
क्षतिग्रस्त हो गया है। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। तो आज जन्माष्टमी का त्योहार है, लेकिन राजधानी रायपुर के कृष्णालय खाली हैं। कोरोना की वजह से कई मंदिरों में केवल पुजारी ही विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो कृष्ण जन्मोत्सव के इस खास मौके पर जहां हर साल हजारों भक्तों की भीड़ मंदिरों में नजर आती थी, इस बार वो नज़ारा नहीं है। हालांकि जो पंडित हैं, पुजारी हैं, वही पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं। देवव्रत हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं रायपुर से। देवव्रत, कृष्ण जन्मोत्सव हर साल जो नजारा होता था, इस बार बहुत अलग तस्वीर नजर आ रही है। भीड़ शायद ही अब नजर आए, गिने चुने भक्त शायद मंदिरों में हमें देखने को मिले, लेकिन फिर भी क्या तैयारियां हैं मंदिरों में इस दौरान पूजा पाठ की? जी बिल्कुल, रायपुर के समता कॉलोनी के राधा कृष्ण मंदिर में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहाँ की सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि हर बार की तरह यहाँ पर मंदिर की साज सज्जा की गई है, उसी तरह से भगवान का श्रृंगार किया गया है जैसा कि हर साल किया जाता है। लेकिन कोरोना संक्रमण का दौर है, इसलिए वैसी भीड़ आपको दिखाई नहीं देगी, जो कि क्योंकि यहाँ पर पूरा माहौल गुलजार रहता था, लोगों की भीड़ यहाँ पर लगी रहती थी। लेकिन भगवान की आराधना भी करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है, लिहाजा जो भीड़ है वो फिलहाल कम यहाँ पर नजर आ रही है। मंदिर के पुजारी इस वक्त हमारे साथ हैं, इनसे हम जानते हैं किस तरह की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है, कैसे पूजा अर्चना की जाएगी। और क्योंकि अभी तो दिन का वक्त है तो भीड़ वैसे भी नहीं है, लेकिन शाम के वक्त अगर भीड़ आएगी तब कैसे स्थिति? देखिए, ऐसा है कि यहाँ प्रति वर्षानुसार बहुत ही सुंदर कार्यक्रम होता था प्रत्येक वर्ष, पर इस वर्ष कोरोना संक्रमण के कारण हम लोगों ने जो कार्यक्रम रखा है सूक्ष्म रूप से रखा है और उसके उपलक्ष्य में रात्रि में 12 बजे जैसे जन्म होता था वैसे होगा, श्रृंगार हो रहा, दुग्ध अभिषेक हो चुका है भगवान का। भीड़ के लिए हमारे मंदिर समिति के लोग, राधा कृष्ण सेवा समिति के लोग, सभी लोग जो है व्यवस्था किए हुए हैं। बाहर में पंडाल लगा है, वहाँ पर सैनिटाइजर है और साथ में जो है मास्क पर प्रतिबंध है कि लगा करके आप जो है आए अंदर। मतलब स्क्रीनिंग पूरी होगी? हाँ, पूरी स्क्रीनिंग भी है, थर्मल स्क्रीनिंग के साथ ही अंदर भेजेंगे। 5-5 लोगों को छोड़ेंगे, सोशल डिस्टेंस में दर्शन करेंगे और दर्शन करके पुनः वो जाते जाएंगे बाहर में। बिल्कुल देवव्रत, यानी कि ये व्यवस्था है मंदिर में अगर कोई दर्शन करने जाता है उसे ध्यान में रखना होगा, मास्क भी लगाना होगा, सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ गिनती की संख्या होगी भक्तों की जो मंदिर में जा पाएंगे। बहुत शुक्रिया देवव्रत आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बहरहाल बुलेटिन में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।